एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की लूसेंट की बुक से। आपको करना है खूब मेहनत, सोना कम है, मेहनत ज़्यादा करना है। अब सोने का ये है 11-12 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, पढ़ना शुरू, एक टाइम टेबल बना लिए। टाइम टेबल टाइम पे डिपेंड ना हो, टाइम टेबल डिपेंड हो कोर्स पे। टाइम टेबल कुछ इस तरह से हो कि जो वीडियो में आप क्वेश्चन समझ रहे हैं उसको लगाना है, और हर चैप्टर का रोज जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं 5-5 क्वेश्चन लगाना है स्किप कर करके। पहला चैप्टर खोल लिए, जिस क्वेश्चन पे पहले नज़र पड़ गई 5वें पड़ गई 5वां लगा लिए, 18वें पे पड़ गई 18वां लगा लिए। जितने पुराने चैप्टर हैं जो आप पढ़ चुके हैं, 5 चैप्टर आप पढ़ चुके, 4 चैप्टर पढ़ चुके, 5 चैप्टर पढ़ चुके, अब 6वां पढ़ रहे हैं या 5वां पढ़ रहे हैं, तो पुराने जितने भी चैप्टर हैं उनको क्या करना है, उनके क्वेश्चन लगाने स्किप कर करके, लगातार नहीं, लगातार तो एक बार लगा ही लिए, अब उसको स्किप कर करके लगाना है। मतलब कि चौथा लगा लिए, 12वां लगा लिए, 15वां लगा लिए, जिस पर नज़र पड़ जाए वो लगाना है, सीरियल वाइज नहीं लगाना है पुराने चैप्टर को। हाँ, अगर कोई पुराना चैप्टर पूरी तरह से भूल रहा है, उसके सारे फार्मूले पहले पढ़ने हैं, और फार्मूला पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग लगा लेनी है, यानी क्वेश्चन और जो सॉल्यूशन नोट किए हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन, या एक बार और उसका वीडियो देख लिए। तो पुराना और नया दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के चलना है, हर चीज़ पर टच बनी रहनी चाहिए। जब आप 10 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये जो पुराने चैप्टर हैं उनको, जैसे 5-5 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं अभी इस समय पुराने वाले में से, तो आप 4-4 क्वेश्चन कर दीजिए, और चैप्टर बढ़ेंगे तो आप 3-3 क्वेश्चन ही कर दीजिए। लेकिन पुराने सारे जो चैप्टर हैं वो आपके टच में बने रहने चाहिए। जहाँ ये टच से छूटा मैथ भूलने लगेगा। नया 10 क्वेश्चन आप लगा लिए, 8 क्वेश्चन लगा लिए नया वीडियो देख के, और पुराना हर एक चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन लगा लिए। ज़्यादा चैप्टर अब हो गए हैं, 3-3 क्वेश्चन लगा लिए इस तरह से। और आपको रात में मान लीजिए 12 बजे सो गए, 5 बजे उठ गए, 5 घंटा नींद हो गई। दिन में अगर मौका मिले तो 1 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आप और रिलैक्स मूड से सो गए। जब तक आप जगे हैं तब तक चिंता रहनी चाहिए कि अब लगा लें इसको, अब लगा लें इसको, लेकिन सोने जब जाइए सारी चिंता खत्म, बस आराम से इत्मीनान से सोइए। 5 घंटा सो लीजिए और दिन में 1 घंटा, टोटल हो गए 6 घंटा। दिन में 1 घंटा अगर आप सो लेते हैं तो उसके बाद फिर रात में 12 बजे तक पढ़ने का आपको पूरा एनर्जी मिला रहेगा। तो इस तरह से पढ़िए, नया पुराना मिलाकर पढ़िए। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक लेक्चर हम लिए हैं बहुत छोटा सा, उसमें आपको फार्मूले बताएं, क्योंकि फार्मूला याद करना था तो छोटा लेक्चर होना ही चाहिए। आज जो बचे हुए फार्मूले हैं वो आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज में एक आप बना सकते हैं परिवृत्त। जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए उसको हम लोग कहेंगे परिवृत्त। तो जो परिवृत्त होता है, यहाँ पर मान लीजिए आप प्रकार रखे कंपास, और यहाँ तक की दूरी लेके ऐसे वृत्त खींच दिए, तो जो ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है इसको इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अगर किसी फार्मूले में आपको कैपिटल आर मिल रहा है, दिख रहा है,
तो वो होगी परिवृत्त की त्रिज्या, इस परिवृत्त की त्रिज्या। और अगर इस त्रिभुज में एक ऐसा वृत्त खींच दिया जाए जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो वो कहलाएगा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करना है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल आर से। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या को। तो परिवृत्त की त्रिज्या नोट कर लीजिए कैपिटल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। क्षेत्रफल को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये पिछले क्लास में बताए थे, एरिया को डेल्टा से। इसको एरिया पढ़ेंगे, त्रिभुज आप पढ़ते हैं लेकिन अब इसको एरिया पढ़ेंगे। किसी फार्मूले में अगर ये है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है क्षेत्रफल को, तो परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल। उसके बाद था अर्ध परिमाप, जो था अर्ध परिमाप, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से। और ये होता है a प्लस बी प्लस सी का हाफ, a प्लस बी प्लस सी का हाफ। तो अर्ध परिमाप क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अच्छा, अब मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है हम लोगों के पास, अगर इसकी दो भुजाओं को बढ़ा दिया जाए और बाहर की तरफ एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जो इसकी बढ़ी हुई दो भुजाओं को और ये जो भुजा है उसको स्पर्श करे, तो इसको कहेंगे बाह्य वृत्त। अब इन दोनों को बढ़ा दीजिए और ऐसे वृत्त खींच दीजिए तो ये एक दूसरा बाह्य वृत्त होगा। अब फिर इनको बढ़ा दीजिए, इन दोनों भुजाओं को ऐसे बढ़ा दीजिए और एक ऐसा वृत्त खींचिए जो कि बढ़ी हुई दोनों भुजाओं को स्पर्श करे और एक ठो इस भुजा को स्पर्श करे, तो इसको कहेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या 3 होंगी। अब मान लीजिए त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ए बी सी। तो जो ए के सामने वाला बाह्य वृत्त होगा उसकी त्रिज्या को हम लोग कहेंगे R1, और बी के सामने जो होगा उसकी त्रिज्या को कहेंगे R2, और सी के सामने जो होगा उसकी त्रिज्या को हम लोग प्रदर्शित करेंगे R3 से। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाएगा R1, R2 और R3 से, R1, R2 और R3 से। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त एक ही होता है, परिवृत्त भी एक ही होता है, लेकिन जो बाह्य वृत्त है वो 3 होता है, 3 होता है। तो आज हम लोगों को जानना है इससे रिलेटेड फार्मूले, तो ये सब नोट करते रहिए कि किससे प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, जो आपको हम क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे रूट में, एस पिछले क्लास में बताए थे इसको, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही बराबर होगा, ये फार्मूला बताए थे, यही बराबर होगा ए बी सी अपॉन 4 कैपिटल आर। ठीक है, ये बता दिए थे फार्मूला। अब ये भी आप नोट कर लेंगे कि डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए बी सी अपॉन 4 कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब है वो क्या नाम है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अच्छा, क्षेत्रफल का एक फार्मूला पिछले क्लास में नहीं बताए थे, अब बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। अगर आपको दो भुजाएं पता हैं और तीसरा वाला कोण पता है, उनके सामने का कोण नहीं, तीसरा वाला कोण, तो आप इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हाफ बी सी तब हो जाएगा साइन ए, और हाफ
ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए, तब होगा यहाँ पर साइन बी। तो ये जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का नया फार्मूला है आपके लिए, ये पिछली बार नहीं बताए थे। तो ये जो फार्मूला है वो भी, ये भी क्षेत्रफल है, तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी क्षेत्रफल है, तो ये भी होगा ए बी सी अपान 4 कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो आपको नोट करना है वो देखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है और जो अर्ध परिमाप है, उससे रिलेटेड भी एक फार्मूला है जो आपको याद करना है। तीसरा नंबर का फार्मूला आज का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आप लिख सकते हैं स्मॉल आर इंटू स्मॉल एस। स्मॉल आर का मतलब हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या और एस का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका कर दिया जाएगा आधा। इस डेल्टा की जगह, इस डेल्टा की जगह आप ए बी सी अपान 4 कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूले से फार्मूला बनता चला जाएगा, ए बी सी अपान 4 आर भी आर इंटू एस के इक्वल होगा। तो मान लीजिए अंतःवृत्त की त्रिज्या भी है और वाह्य वृत्त गलत बोल दिए, परिवृत्त की त्रिज्या भी है, दोनों क्वेश्चन में दिया है। तो आप इस तरह से इसको बराबर करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसको कोई, अब कितना फार्मूला याद करेंगे आखिर, तो इसको जो है रहने दीजिए, वो ज़रूरत पड़ेगा तो इसको नोट किया जाएगा। तो डेल्टा का मेन फार्मूला क्या हो गया, ए बी सी अपान 4 आर, ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे। और डेल्टा का ये फार्मूला छूट गया था पिछले क्लास में, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए और हाफ सी ए साइन बी। इसको नोट कर लिए। अब ये डेल्टा है तो जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं ए बी सी अपान 4 कैपिटल आर। और ये एक नया फार्मूला है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर होता है उसके, मतलब उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इसको वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे, सारे फार्मूले तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना, तो इसलिए बहुत सारे इसमें फार्मूले होंगे और ये सब फार्मूले एक जगह नोट करके जब आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा फार्मूला भूलेंगे भी, तो जब भूलेंगे तो उसको देखेंगे और फिर उसको एक बार याद करके तब जो है क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे नहीं लगाएंगे कि क्वेश्चन पहले लगा ले रहे हैं फार्मूला देख देख के और बाद में जो है फार्मूला याद कर लेंगे, उससे आपका सब किया धरा बेकार हो जाएगा, क्वेश्चन जो आप लगाए रहेंगे वो बेकार। अच्छा, चौथे पोजीशन पर आपको क्या करना है, आपको बताया गया था साइन रूल, आपको बताया गया था कि साइन ए बाई ए इक्वल होगा साइन बी बाई बी और यही इक्वल होगा साइन सी बाई सी, साइन सी बाई सी। अब इसी को बराबर, तीन वहाँ हुए थे, ये चौथा फार्मूला हो गया, इसी को बराबर आप कर दीजिए 1/2 आर। मतलब ये किसके बराबर होता है, 1/2 आर के, जहाँ पर आर क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो साइन ए अपान ए 1/2 आर के बराबर होगा, साइन बी बाई बी भी 1/2 आर के बराबर होगा। अब मान लीजिए एक भुजा दे दे, परिवृत्त की त्रिज्या दे दे और कोण पूछे, तो इसको इसके बराबर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब फार्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। जो पांचवा फार्मूला आपको याद करना है जिसकी जरूरत पड़ेगी, स्मॉल आर मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होता है एस माइनस ए टेन ए बाई 2 या फिर एस माइनस बी टेन बी बाई 2 या फिर एस माइनस सी और टेन सी बाई 2। तो ये पांच फार्मूले हैं और जो पिछले क्लास में बताए थे वो सब फार्मूले आपको तैयार कर लेना है, तब हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो रोक रोक के आप इसको नोट कर लेंगे एक जगह और याद कर लेंगे।
अब जो एक्सरसाइज है उसका पहला पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने रख रहे हैं। ये सब वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्मॉल ए दिया है 3, स्मॉल बी दिया है 4 और साइन ए दिया है 3/4 और एंगल बी पूछ रहा है, यानी कि कोण बी पूछ रहा है। तो दो भुजाएं दी गई हैं और साइन ए दिया गया है। अब आप बी कैसे निकालेंगे? सिर्फ आप इतना ले लीजिए कि साइन A/A इक्वल होगा साइन B/B के, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप तीनों लें कि साइन C/C भी लेना जरूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितने की ज़रूरत हो उतना आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, साइन ए की जगह देखिए ऐसे साइन ए की जगह 3/4, तो ये 4 नीचे लिखिए, और ए की जगह 3, तो ये 3 यहाँ पर लिख दीजिए नीचे ही, मतलब इसी के साथ, ठीक है। और ये हो गया साइन बी, कोण बी तो निकालना है, और स्मॉल बी की जगह हो गया 4, तो 3 से 3 और ये 4 से 4 कट हो गया, तो साइन बी का मान हुआ 1, सब कट उठ के आ गया 1। अब क्या होगा, साइन कितने का मान 1 होता है? तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि b बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो ये बहुत छोटा सा पहला क्वेश्चन था, 90 अंश पर आपको लगा देना है टिक, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 2, 3 और रूट में 19, तो उस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा? सबसे बड़ा कोण देखिए, अगर आप पहले वाले को A, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C कहते हैं, तो रूट जो 19 होगा वो 4 से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 4 का वर्ग होता है 16, तो ये 4 से भी बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? रूट 19। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा? सबसे बड़ा कोण निकालना है। अगर भुजा C सबसे बड़ा है तो कोण C सबसे बड़ा होगा, और अगर तीनों भुजाएं पता हैं और आपको कोई कोण निकालना है, कोण C निकालना है, तो उसके लिए आप कोज्या नियम का प्रयोग करेंगे। कोज्या नियम, कोसाइन रूल, और कॉस C का फार्मूला लिख देंगे। C क्यों? क्योंकि C सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए उसी के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो ये फार्मूला हो गया कॉस C बराबर A² + B² - C² / 2AB। तो कॉस C बराबर हो गया, देखिए A² का मतलब हो गया 4 प्लस B² का मतलब हो गया 9 माइनस C² का मतलब हो गया 19। जब इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर ये हो गया 2 गुणे A का मान 2 और B का मान 3, 9 4 हो गया 13, 13 में से 19 घटेगा तो -6, और नीचे है 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, कट के बचेगा -1/2। अब कॉस C का मान हो गया -1/2, तो कॉस कितने का मान -1/2 होता है? देखिए वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन ऐसे देखिए, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, पहले सोचिए, तो 60 अंश का। लेकिन अगर माइनस में है, कॉस माइनस में है, तो या तो दूसरे में भेजेंगे या तीसरे में। तीसरे वाला जो चतुर्थांश है, तीसरा वाला, वो होता है 180 से बड़ा, मतलब 180 से 270। तो त्रिभुज का कोई कोण 180 से 270 होगा नहीं, इसलिए आप इसको तीसरे में नहीं भेजेंगे, इसको आप भेजेंगे दूसरे में। तो 180 में से दूसरे में भेजने का तरीका होता है, 180 में से 60 को घटा देंगे तो 120। अब याद कर लीजिए कि cos 120 का मान होता है -1/2, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश, यानी कि इस 120 अंश पे टिक लगा देना है।
तो जो पहला क्वेश्चन था वो ऐसा था, उसमें साइन रूल लग रहा था, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इसमें कोसाइन रूल लग रहा है, उसमें ज्या नियम और इसमें कोज्या नियम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 4 कर्णी में 3 और कर्णी में 13 हैं, तो इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान बताइए। सबसे छोटा, अभी हम लोग निकाले थे सबसे बड़ा, लेकिन इस बार निकालना है सबसे छोटा। तो अगर आप इन भुजाओं को इसी तरह ए, बी और सी माने, तो सबसे पहले पता लगाना होगा कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, भुजाओं में सबसे छोटा कौन है। तो अगर आपको तुरंत ये देखने पे नहीं पता चल रहा है तो आप इन सब का वर्ग करके लिख लीजिए, बस तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो 7 का वर्ग हो गया 49, 4 का वर्ग 16 और कर्णी में 3 का वर्ग 3, 16 तियाँ 48, 48 और ये हो गया 13। तो सबसे छोटा कर्णी में 13, और अगर ऐसे ही आप देख के पता लगा लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर C सबसे छोटा है तो कोण C सबसे छोटा होगा। जो भुजा सबसे छोटी है उसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। तो अब यहाँ पर आपको cos C का फार्मूला लिख देना है, a² + b² - c² अपान 2ab, और सारी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो a² वर्क कर लिए तो अच्छा ही है, देखिए 49 माइनस नहीं प्लस b² यानी 48 और माइनस c² यानी कि 13, और नीचे है 2 × a का मतलब हो गया 7 और b का मतलब हो गया 4√3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 और 8 17 को 7 1 बचा, और 4 4 8 और 1 9, इसमें से 13 घट जाएगा तो बचेगा 84। नीचे अभी और काटना है तो इसको गुणा करके समय बर्बाद मत कीजिए, आसान गुणा था, पिछला वाला कर लिया गया था। 7 से ये काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 तिहाई 12, फिर कर्णी में 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, कर्णी में 3। तो ये आपका मिल गया कर्णी में 3/2, ये है cos C। अब आपको सोचना है cos कितने का मान कर्णी में 3/2 होता है, तो 30 अंश का मान होता है। cos 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2, इसलिए आप 30 अंश पे टिक लगा देंगे। ये संयोग की बात है कि जो 3 क्वेश्चन हम लोग लगाए तीनों का ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन बी ही सही है। तो ये 3 क्वेश्चन आज लगाए और फार्मूले बताए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।